बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हेडिंग डालिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की क्लास में बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे जो आपको याद रखने हैं, उन पर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं हमसे एग्जाम में, राइट। तो इसमें पहला पॉइंट लिखें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम पहले बात करें कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है और अभी हमने इस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करा है। इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ L है कंडक्टर की, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे टेम्परेचर की वजह से, थर्मल वेलोसिटी की वजह से। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मान लो u1 वेलोसिटी से, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है u2 वेलोसिटी से, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है u3 वेलोसिटी से, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है u4 वेलोसिटी से, कोई इधर जा रहा है u5 वेलोसिटी से। ये रैंडम मोशन, कोई इधर जा रहा है u6 वेलोसिटी से, राइट। ऐसे n इलेक्ट्रॉन अगर है और ये जो u1 u2 u3 डॉट 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 un तक मान लो n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये n फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे और इनकी जो वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी है ड्यू टू टेम्परेचर। तो इसमें पहला पॉइंट लिखें, इन एब्सेंस ऑफ, अभी मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो लिखें इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन state of continuous random motion, are in state of continuous random motion with their thermal velocity, तो जो u दिया गया है, ये u1 u2 मैंने दिखाया है, ये थर्मल वेलोसिटी है। थर्मल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ड्यू टू टेम्परेचर, राइट। तो अभी हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है, तो हम देख रहे हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेम्परेचर की वजह से थर्मल वेलोसिटी रख रहे हैं और रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो इन सारी थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n। कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। तो ये बताओ अगर रैंडम मोशन है तो ये सारे वेक्टर का रिजल्टेंट ये 0 आएगा, सारे वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो ये बताओ सारे वेक्टर का रिजल्टेंट लिखा है तो एवरेज भी क्या आएगा, 0। तो ये एवरेज 0 क्यों था, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो एकदम रैंडम मोशन में थे। तो देखो ये वाला वेक्टर इधर है, तो इसके अपोजिट भी कोई वेक्टर ये वाला देखो, इसके अपोजिट देखो ये वाला वेक्टर, इसके अपोजिट ये, तो ऐसे रैंडम मोशन की वजह से सारा रिजल्टेंट, सारे थर्मल वेलोसिटी का रिजल्टेंट 0 आ गया, तो एवरेज भी क्या आ गया, 0। तो इसी में सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव any preferred direction, as the free electrons do not have any preferred direction of motion, so their average thermal velocity is 0, right. So their average thermal velocity is 0, right. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा पॉइंट लिखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड
इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान से देखना, अब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने जा रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उन सब वेलोसिटी का जो एवरेज आएगा उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो समझो मतलब कहने का क्या है, हमने इसी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ऐसे हमने इसके टर्मिनल के अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया, मान लो V वोल्ट का। ऐसे देखो, ये प्लस ये माइनस। तो अब ये कंडक्टर करंट को कंडक्ट करने लगेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे, ड्रिफ्ट करने लगेंगे, राइट। और यहाँ हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी डिस्कशन करेंगे। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, जिधर जाएगा करंट उसके अपोजिट जाएगा। तो ज़रा ध्यान दो, ये प्लस ये माइनस, हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इन इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बताइए एक्सेलरेट करने लगेंगे, किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और ये बताओ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ बताओ ड्रिफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे, ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे किधर, लेफ्ट साइड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और जितनी स्पीड से ये आगे बढ़ेंगे उस स्पीड को अब हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड, राइट। तो जरा पहले समझते हैं। मैं तुमसे कहूँ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे। अगर इलेक्ट्रॉन बताइए लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट जो होगी वो राइट साइड होगी, ऐसे करंट होगी राइट साइड, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। यानी करंट जो होगा वो बताइए इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो मैं तुम्हें पहले तो ये समझा दूँ कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा Fe/m, और ये होगा QE, ये EE/m, ये होगा एक्सेलरेशन, ये होगा एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन से पूछें कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो जरा देखना, V1 वेलोसिटी पता है क्या हो जाएगी, U1 थर्मल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ1। अब ये τ1 क्या चीज़ है, तो जो टाउ है इसे हम लोग बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसे क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसे हम लोग बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो जरा समझो, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो हो सकता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाए। तो जितने टाइम तक वो कोलाइड नहीं करेगा तब तक बताइए वो लगातार अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही कोलिजन होगा तो वो फिर से अपनी थर्मल वेलोसिटी से नई शुरुआत करेगा। तो मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि जरा बताना, यहाँ पर V1 = U1 + A τ1, और बताओ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है। तो अगर रैंडम मोशन है तो सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग हो सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है पहले जल्दी टकरा जाए, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के बाद टकराए। तो रिलैक्सेशन टाइम हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग हो सकता है। तो बताओ जो दूसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी बताओ, वो थर्मल वेलोसिटी में एक्सेलरेट हुआ कितने टाइम के लिए, τ2 टाइम के लिए। इसके लिए रिलैक्सेशन टाइम हमने τn माना। ऐसे डॉट 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 अगर हम nth इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये लिखा जाएगा UN + A × τn लिखा जाएगा। तो बताइए जरा, अगर हम इन सब का एवरेज ले लें, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए जरा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे। तो बताइए उनके रिलैक्सेशन टाइम में हमने उन्हें एक्सेलरेट कराया, और अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज ऑफ वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो ज़रा ध्यान देना, अगर हम यहाँ निकालें V1, यहाँ से बोल दें
जो वी ड्रिफ्ट होगा अगर हम ऐसे बोलें, वो वी ड्रिफ्ट पता क्या होगा, वो होगा एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटीज, एवरेज, ये सिंबल एवरेज का बेटा, तो ये आएगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बताओ ये क्या बनेगा, ये बनेगा v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। आप देखना, तो बताओ एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटी, इसी का नाम हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखेंगे। तो v1 की वैल्यू ये रखो u1 प्लस a टाउ1, तो ये देखो u1 प्लस u2 डॉट 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 un एक साथ हो गया अपॉन n प्लस a कॉमन ले लो, इधर हो गया टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन n। तो देखो बेटा ये क्या आ रहा है, एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटी, तो ये तो बताओ जीरो हो गया क्योंकि ये एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी है। तो मैंने कहा था एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी जीरो होता है, तो ये आ गया a इंटू टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज को हमने टाउ लिख दिया, ये हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हमने टाउ बोल दिया, राइट। अब बताओ अगर ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ हो गया तो इसको बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर की तरफ है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट, क्योंकि उसके अपोजिट फोर्स लगेगा। तो ए का मैग्नीट्यूड ई बाई एम इंटू टाउ, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। और आप चाहें तो इसी को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ये लेंथ, एल लेंथ, तो आप इसको लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एल, ये भी एक्सप्रेशन है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ लिख दिया। अगर इस कंडक्टर की लेंथ एल है, नोट कर लीजिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका एक्सप्रेशन होगा ई वाई एम एक्सेलरेशन इनटू टाउ। तो आप एकदम आसानी से देखो, दिमाग में रखने का तरीका बता दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को दिमाग में रखने का तरीका बता दें। आप सोचो कि एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो v बराबर u प्लस ए टी लगाया हमने, तो v ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, u थर्मल वेलोसिटी का एवरेज जीरो है, a क्यू ई बाई एम, ई बाई एम, और t हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप दिमाग में रख सकते हैं बड़े आराम से, a इंटू टी, a इंटू टाउ, और a हो गया ई बाई एम इंटू टाउ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू बीच का डिस्टेंस, ई इंटू एल। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, क्लियर है। अब देखिए आगे बेटा, अब यहीं पे एक छोटा सा टर्म है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, हेड डालिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी के बारे में बात करना है। तो इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने की बात करना है। इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्टिंग कब हुई, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अच्छा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, यस। तो हम कहेंगे हम यूनिट इंटेंसिटी का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखने को मिलेगा, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी तभी आया जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रिफ्ट होगा उसका नाम है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो बताओ इसे हम लोग लिखेंगे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू बराबर बी डी अपॉन ई।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद हमने ड्रिफ्ट देखा, तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रिफ्ट है उसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो बताओ वीडी की वैल्यू कितनी, वीडी की वैल्यू अभी अभी निकाला, ये देखो अपॉन ई कर दो तो ई कट जाएगा, तो ये आएगा ई टाउ अपॉन एम, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो दिमाग में रखना भी बहुत आसान है, नाम में ही छिपा मतलब भी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन का मोबाइल होना, ड्रिफ्ट करना शुरू कब हुआ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग बढ़ती चली जा रही है, ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ती जा रही है। तो हम बात करना चाहते हैं कि पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ड्रिफ्ट स्पीड है, यानी बी डी अपॉन ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, राइट। चलिए हटा दें से, राइट। यहीं पे एक टर्म होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो है, यहाँ कंडक्टर के पूरे एरिया में करंट फ्लो कर रहा होगा, तो करंट डेंसिटी जो है वो है करंट पर यूनिट एरिया, इसे बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, हम आपको बता दें जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वो होता है जे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर इज करंट। ये रिलेशन है करंट डेंसिटी और करंट के बीच में। तो ये देखो वेक्टर है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज वेक्टर, राइट। जबकि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो याद रिलेशन रखिएगा, आगे सवालों में इसका इस्तेमाल होता है, राइट। अब हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। हम लोग करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में रिलेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और हमने इस कंडक्टर की लेंथ L, इसमें बताइए फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मल वेलोसिटी की वजह से रैंडम मोशन कर रहे थे। लेकिन हमने जैसे ही यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इस कंडक्टर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिए। बताओ वो सबकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, बताओ ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और यही डायरेक्शन होगी करंट की, करंट बताओ इधर ही की तरफ जाएगा, राइट। तो करंट हमारा राइट डायरेक्शन में जाएगा, राइट साइड। तो अगर हम बात करें कि ये किस ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जिस रेट से वो आगे बढ़ेंगे उसी रेट को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे। तो बताओ जरा, मैं तुमसे ऐसे बोलूँ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कि ये दूरी मान लो हम कहते हैं dx दूरी है, इसको इन्होंने कवर किया dt टाइम में, कितने टाइम में,
dt टाइम में। तो बताओ इसी dx अपॉन dt को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो मैं बताऊँ इस करंट और इस dx अपॉन dt को ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे, इसी में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो ध्यान दो, अगर हम कहते हैं इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बताओ पूरे वॉल्यूम के अंदर भरे हुए हैं, तो पूरे वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बताओ ये टोटल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है? तो आप कह रहे हैं सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उसकी बात हो रही, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने अभी टोटल इलेक्ट्रॉन पहले लिया था कैपिटल N, अब यहाँ स्मॉल n, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जरा देखते हैं करंट क्या होता है। करंट ध्यान से देखना, करंट होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो। करंट इज रेट ऑफ चार्ज फ्लो। देखना तुम जैसे का एकदम आसानी से वो रिजल्ट तैयार हो जाएगा, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो कौन सा, dq/dt। ध्यान से देखना dq/dt। तो dq/dt का मतलब है पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो किया। तो बताओ जरा एक मिनट, यहाँ पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। तो बताओ यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a मान ले रहे हैं हम लोग, ये दूरी कितनी dx। तो बताओ इस dx के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बताओ a इंटू dx, ये वॉल्यूम हो गया। तो देखना n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम इंटू a dx, ये क्या बन गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन a dx वॉल्यूम। और बताओ इनके आगे बढ़ने का रेट, अच्छा ये आया टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू ई कर दें, तो ये बताओ हो गया टोटल चार्ज फ्लोइंग इन a dx वॉल्यूम विद इन टाइम dt। तो बताओ अगर हम कहें एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो डिवाइडेड बाई dt। बहुत बढ़िया समझ लो, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, a dx ये वॉल्यूम है, इस a dx वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे n dx। हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e है, तो n a dx इंटू ई टोटल चार्ज फ्लोइंग। और बताओ n e a dx बाई dt करते हैं, तो ये रेट ऑफ चार्ज फ्लो, और रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज करंट। तो बताओ ये आ गया करंट बराबर n e a, और ये बताओ dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt ही बताओ इन इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करने का रेट है, और इसे हम लोग बोल देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो n e a और ये हो गया b d। तो I बराबर करंट बराबर n e a और ये हो जाएगा बी डी ड्रिफ्ट स्पीड, n e a b d। तो करंट हो गया n e a b d, ये रिलेशन आ गया, बड़ा फेमस रिलेशन है, इसे याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद होना चाहिए आपको। जहाँ पर n बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन विद इन यूनिट वॉल्यूम है। E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A एरिया क्रॉस सेक्शन और BD ड्रिफ्ट स्पीड। इसी को देखो हम और दूसरे तरीके से लिखने जा रहे हैं, I बराबर NEA BD अभी अभी निकाला ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड का रिजल्ट अभी अभी हम लोग निकाल के गए हैं A इंटू टाउ, और A होता था EE/m इंटू टाउ, टाउ होता था रिलैक्सेशन टाइम। तो I बराबर देख लो बेटा NE स्क्वायर A E अपॉन m या NE स्क्वायर टाउ, एक साथ कर दे रहे हैं, और ये AE देखो सही है ना, क्या मैं सही लिख रहा हूं, NE स्क्वायर टाउ A/m और इंटू ई, ठीक है। अब देखो इसी रिलेशन को हम पोटेंशियल के टर्म में NE स्क्वायर टाउ A, ई को लिख दिया पोटेंशियल अपॉन लेंथ, और ये नीचे ये m, ये हो गया नीचे हो गया m, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर
अगर हम आपसे कहें कि ये पूरा नंबर, ये मास क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन का मास। ये जो m है, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ध्यान दो, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरा नंबर कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो करंट फ्लो होगा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। बात सही है। क्यों? तुम जितना ज़्यादा ये वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता जाएगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पर सेकेंड, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा, और जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर सेकेंड फ्लो करेंगे, उतना ज़्यादा चार्ज पर सेकेंड यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, उसी का नाम है करंट। तो बताओ करंट ज़्यादा होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये I प्रोपोर्शनल टू B आ रहा है। कैसे आ रहा है? अगर हम ये वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये करंट हमको बढ़ती दिख रही है, हम अगर इस वोल्टेज को बढ़ाएं तो ये करंट बढ़ रही है। आपसे कहा जाए क्यों? तो सुनो, वोल्टेज बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से एक्सेलरेशन बन गया। और बताओ इनका एक्सेलरेशन था E/m, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो एक्सेलरेशन बढ़ गया, और एक्सेलरेशन बढ़ने से बताओ ये L लेंथ कवर करने में इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लगे। तो बताओ पर सेकंड यहाँ से यहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो चार्ज फ्लो पर सेकंड बताओ एक एंड से दूसरे एंड पर पहुँचने वाला चार्ज पर सेकंड बढ़ जाएगा, तो करंट भी बढ़ जाएगी। तो आप करें करंट बढ़ने लगा। तो बताओ यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, G। इसे हम लोग G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंडक्टेंस। और इसकी वैल्यू देखो बेटा क्या आई है, इसकी वैल्यू हो गई है, G की वैल्यू n(e²τA अपॉन ml, ये हो गया कंडक्टेंस। और इसका यूनिट होता है आपका ओम इनवर्स, या फिर इसी को कुछ लोग बोलते हैं मो, या फिर कुछ लोग इसको साइमन भी लिखते हैं। ओम इनवर्स, मो और साइमन, राइट। अच्छा, इस कंडक्टेंस का जो उल्टा होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। ध्यान दीजिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 अपॉन कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से, इसका उल्टा कर दो, ml अपॉन n(e²τA), राइट। ये हो गया रेजिस्टेंस। तो बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, और इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम से। ये हमारा रेजिस्टेंस। अब ध्यान दो, अगर हम आपसे कहें टेम्परेचर बढ़ा दें, मान लो, तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल स्पीड बढ़ेगी, और थर्मल स्पीड बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा। यानी जो रिलैक्सेशन टाइम था, वो 2 लगातार कोलिजन के बीच का टाइम था, वो घट जाएगा। तो जो टाउ है वो घट जाएगा, और टाउ अगर घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जनरली मेटल का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये बात हम किसकी कर रहे हैं? मेटल्स की कर रहे हैं, मेटल्स। ये हम लोग मेटल्स में बात कर रहे हैं, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, राइट। अब देखिए, अगर रेजिस्टेंस आ गया, देखो रेजिस्टेंस क्या आया था, m अपॉन n(e²τ)L/A। रेजिस्टेंस पता क्या होता है? ρL/A। तो रो को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी, या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, बराबर। रजिस्टिविटी कितना आया? रो की जगह m अपॉन n(e²τ)। m एक इलेक्ट्रॉन का मास, n उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, e एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम।
ये हमारा इसका यूनिट बताओ क्या होगा, बताओ इसका यूनिट ओम है, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, ये हो गया रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, इसे कप्पा से डिनोट करते थे, तो 1/रो ये है कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी। और 1/रो ये होगा NE² टाउ अपॉन एम, NE² टाउ अपॉन एम। इसका यूनिट बताओ क्या होगा, इसका यूनिट इसका उल्टा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को कुछ लोग साइमन कहते हैं, तो ओम इनवर्स इज ऑल्सो नोन एज साइमन, तो ये साइमन्स पर मीटर भी बोल देंगे। ये हमारा कंडक्टिविटी नोट कर लीजिए। अच्छा, ये जो I प्रोपोर्शनल टू V है, ये मेटल्स में लॉ फॉलो होता है कि जैसे जैसे हम ये वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि करंट बढ़ता चला जा रहा है कंडक्टर में। और कंडक्टर में करंट बढ़ने का लॉजिक हमने आपको समझा दिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर सेकंड बढ़ती चली जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, एक्सेलरेशन बढ़ा, तो ये एक्सेलरेशन बढ़ने से यहाँ से यहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ गए, तो चार्ज फ्लो पर सेकंड बढ़ गया, करंट बढ़ गया। तो ये लेकिन जिन कंडक्टर्स में ऐसा होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं ओमे कंडक्टर्स, और वो इस लॉ को जो फॉलो करते हैं, इस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। तो हेडिंग डालिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हेडिंग डालिए आप। नोट कर लो बेटा अच्छे से, ये सारे रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, इन सब पे न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। हटा दें से, ओके। चलिए भाई, हेड डालिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। इसमें लिखिए एक लाइन, ओम्स लॉ स्टेट, ओम्स लॉ स्टेट, ओम्स लॉ स्टेट एज लॉन्ग एज फिजिकल कंडीशन, एज लॉन्ग एज फिजिकल कंडीशन of a conductor, as long as physical condition of a conductor, as long as physical condition of a conductor such as temperature, pressure, remains unchanged, then current flowing through the conductor, is directly proportional. Current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. Current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across its end. Across its end.
across its end, right? तो कह रहे हैं बताइए कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर का, कंडक्टर मतलब मेटल, मेटल जनरली कंडक्टर्स होते हैं, तो अगर हम किसी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर ये चेंज ना करें, तो उस कंडक्टर को जब हम सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं उसमें फ्लो करने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है। अभी अभी हमने बताया कि भाई अभी अभी ओम्स लॉ यही तो था कि ये अगर एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, हमने इसके टर्मिनल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर V लगाया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग इधर शुरू, करंट इधर जाना शुरू, राइट? तो हम देख रहे थे कि ये जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दें तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो बताओ, यानी I प्रोपोर्शनल टू B, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था G, और इस G को हम लोग बोलते थे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है? तो V बराबर क्या आता था 1/G इंटू I, और 1/G का नाम है रजिस्टेंस, तो ये IR बन जाता था V बराबर IR। तो 1/G यानी इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस इज रजिस्टेंस, ये हमारा रजिस्टेंस होता था, रजिस्टेंस होता था, राइट? तो I प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर हमें ऐसे कंडक्टर्स के लिए I प्रोपोर्शनल टू V का अगर ग्राफ बनाए तो I V ग्राफ बनाए तो क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा ऐसे? और ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, राइट? ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब आइए जरा, और जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर्स हम किसे कहेंगे? जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब वहाँ I प्रोपोर्शनल टू B नहीं होगा, वहाँ ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं होगा, उनके लिए ये ग्राफ I प्रोपोर्शनल टू B ना होकर के I V ग्राफ ये कुछ ऐसा होता है। कुछ देर तक करंट जीरो ही रहती है, कुछ वोल्टेज तक करंट जीरो, और अचानक से करंट एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ने लगता है। तो ये जो मटेरियल है इन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, और इनके एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोलाइट, नॉन ओमिक डिवाइसेस के एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ बल्ब, ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ ए बल्ब, ऑफ बल्ब, या फिर सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, सेमी कंडक्टर जो हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम का जंक्शन डायोड बनाते हैं, उसका I V करैक्टरिस्टिक ग्राफ कुछ ऐसा ही आता है। याद करो PN जंक्शन डायोड, अभी हम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन अगर आपने पहले कभी पढ़ा है, जानकारी है, तो कुछ वोल्टेज तक करंट जीरो होती थी PN जंक्शन डायोड में, उस वोल्टेज को बोलते थे नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज बोलते थे। उसके बाद करंट अचानक से एक्सपोनेंशियली राइज करती थी, तो हम बोलते थे कि जो सेमी कंडक्टर के मटेरियल हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, राइट? इतना पहले आप नोट कर लो बेटा, इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ सवाल करेंगे, ठीक है? कुछ सवाल मैं करूंगा अब इस पे ऑब्जेक्टिव में, ताकि आपको पूरा बढ़िया से रिवाइज हो जाए, ठीक है? देखिए कुछ हम लोग इस पर अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सवाल लिखिए, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, ये रिलेशन याद रखिएगा जितने रिलेशन मैंने निकलवाए,
सवाल लिखिए, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब 6 into 10 to the power 18 electrons, 6 into 10 to the power 18 electrons moves towards the left and 4 into moves towards the left and 4 into 10 to the power 18 protons and 4 into 10 to the power 18 protons moves towards the right, passes a cross section in every second, find मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो हमको मैग्नीट्यूड बताना है करंट का। तो सुनो ध्यान से, अगर हम तुमसे ऐसे कहें एक डिस्चार्ज ट्यूब में, ये मान लो डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, लेफ्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, प्रोटॉन होता है प्लस ही, प्रोटॉन राइट भाग रहा है। तो जरा बताओ तुम मुझे करंट किधर होगी, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट और प्रोटॉन के अलोंग, तो बताओ करंट ऐसे होगी, ऐसे करंट होगी। अब सवाल आता है करंट होता क्या, करंट होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को हर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन क्रॉस कर रहे हैं। तो देखो भाई आई बराबर आपको कहना चाहिए d/dt किसका, चार्ज फ्लो का, d/dt। अच्छा बताओ इन दोनों की वजह से जो करंट होगी, इसकी वजह से करंट इधर होगी, इसकी वजह से करंट इधर होगी, तो ऐड हो जाएगी, यस। तो बताओ जरा, हम यहाँ रखते हैं d/dt। अच्छा देखो एक काम ना करें, कितना चार्ज फ्लो किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज, और ये बताओ टाइम पर सेकेंड लिखा है, तो 1 सेकेंड में पर सेकेंड बोला है, पढ़ लो सवाल। तो जो करंट आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 6 into 10 to the power 18, तो 6 into 10 to the power 18 प्लस प्रोटॉन कितने थे 4 into 10 to the power 18 और इनटू बाहर में देखो ई आ रहा है 1.6 into 10 to the power -19 और ये पर सेकंड बोला गया तो नीचे 1 सेकंड। तो ये बताओ dq/dt और ये बताओ कूलाम में है और ये पर सेकंड, इसको हम ऐसे लिखते हैं NE + NP × E अपॉन 1 सेकेंड। वही मैंने रख दिया। चलो भाई सॉल्व करो, बहुत आसान कैलकुलेशन। तो ये 10 की पावर 19 हो गया, सीधा देख लो 6 + 4 10 हो जाएगा और ये 1.6 × 10 की पावर -19 आई आ गया बेटा 1.6 एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड, तो एम्पियर हो गया। और ये करंट किधर जा रहा होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा, राइट। अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। तो कुछ सवाल हम लोग छोटे छोटे सवाल करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिखे एन इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कल, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कल of radius pi centimeter, with uniform speed 5 × 10 to the power 6 meter per second, with uniform speed 5 × 10 to the power 6 meter per second. Find electric current at a point, on the circle. Find electric current at a point on the circle.
फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट ऑन दी सर्कल। चलो भाई सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ लीजिए पहले। हमें बताना है एक इलेक्ट्रॉन है कोई, मान लो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन को मूव करा दे रहे हैं हम क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक। तो करंट कैसे होगी, एंटी क्लॉक। और ये इलेक्ट्रॉन आर रेडियस जो कि पाई सेंटीमीटर है, और इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की स्पीड 5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड दिया गया हमको क्वेश्चन में, ठीक। अब देखना, तो अगर बताइए ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, तो करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इस मूविंग चार्ज के इक्विवेलेंट एक करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं, और वो करंट कैरिंग लूप ऐसे होगा जिसमें करंट एंटी क्लॉक जा रही होगी, आई करंट, इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो इसमें करंट हम लोग आई करंट मानने जा रहे हैं, इसके इक्विवेलेंट एक करंट कैरिंग लूप हो गया आर रेडियस का। हमसे पूछा है इस लूप में किसी भी पॉइंट से पर सेकेंड हमसे कह रहे हैं कितना इलेक्ट्रिक करंट किसी पॉइंट से पास किया, यानी पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो किया, ये सोचो। तो बताओ तुम मुझे, आई बराबर रेट ऑफ चार्ज फ्लो होता है dq/dt, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, ध्यान से देखना। तो तुम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, मान लो हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, हमें यहाँ करंट निकालना। तो यार बताओ इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इतना चार्ज कितने टाइम में मूव कर रहा है, इन टाइम पीरियड t सेकंड में मूव कर रहा है। बताओ ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर 1 टाइम पीरियड के बाद लौटेगा। तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी पॉइंट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो बताओ रेट ऑफ चार्ज फ्लो ये बनेगा E/T। तो बताओ करंट आ गया E/T, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो E/T, T इज द टाइम पीरियड। तो चार्ज फ्लो पर सेकेंड, तो E देखो, और ये लिखा जाएगा 2πr/v स्पीड। तो करंट आएगा देखो EV/2πr। देख लो बेटा, अब बस ये हमारा आंसर है। देखो अब बस वैल्यू रखना बाकी रह गया और कैलकुलेशन करना बाकी रह गया है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैल्यूज भी रख सकते हैं। चलिए रख देना है वैल्यू, तो वैल्यू रखो। देखो आई बराबर ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, स्पीड बोलो 5 × 10⁻6 2π, रेडियस बोलो पाई, सेंटीमीटर है तो मीटर में कर दिया 10⁻²। ठीक है, अब देखना ध्यान से, पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 10 होती है। पाई स्क्वायर की जगह 10 लिख सकते हैं हम इसकी जगह। तो ये 10⁻² को ऊपर ले जाओ तो 1.6 × 5 × 10⁻19 और 6 तो 10⁻13 × 10⁻2 ऊपर चला गया। नीचे देखो 2 × पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की जगह 10 रख दिया। ये पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 रख दी। देखना बहुत आसान कैलकुलेशन, ये हुआ 8 × 10⁻11। नीचे देखो 2 × 10 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ गया 4 × 10⁻12। देख लो 4 × 10⁻12 एम्पियर। ये हमारा आंसर होगा बेटा करंट। इतना करंट फ्लो कर रहा होगा इस लूप के हर पॉइंट से। राइट, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए जरा, मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ।
हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो बताओ, अभी हमने सीखा J बराबर करंट डेंसिटी I अपॉन एरिया, और I को पढ़ा था NEABD, सीखा था ना, अपॉन एरिया, जहाँ पे N क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब देखना ध्यान से, तो J बराबर NEA अपॉन ए तो कट गया, ए चाहो तो कटा दो, लो ए कट गया, ए कटाया। BD की वैल्यू बताओ, ए मतलब ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन इनटू टाउ। देख लो भाई, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ J का रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो J बराबर NE² टाउ अपॉन एम, देख लो, और इधर मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको गौर से देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 अपॉन रजिस्टिविटी। तो J बराबर 1 अपॉन रो इंटू ई, ये ऐसे बोलना है, ई बराबर आ गया रो इंटू J, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी। ये रो बेटा रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी, और ये J जो है वो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, E बराबर रो J, राइट। चलिए, ये रिजल्ट भी याद रखिएगा। क्वेश्चन लिखिए, एक सवाल के माध्यम से बात करेंगे। सवाल लिखें, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड between the a potential difference is applied between the end of a conductor, between the end of a conductor of uniform radius of 2 mm, of uniform radius of 2 mm। आगे लिखें, फुल स्टॉप वाले की, इट रिजल्ट, भाई आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इट रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 250 वोल्ट पर मीटर, ऑफ स्ट्रेंथ 250 वोल्ट पर मीटर along the length of conductor, along the length of conductor, कंडक्टर की लेंथ के अलॉन्ग इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल if current in the conductor is, if current in the conductor is 2 pi एम्पियर, 2 pi एम्पियर, करंट बेटा 2 pi एम्पियर है, करंट इज 2 pi एम्पियर। सवाल पढ़ लो, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। हमें रो निकालना है, तो देखो रो यहाँ से क्या आएगा, रो इक्वल टू ई बाई जे, ई दिया है, बस जे निकाल लो पहले। तो जे बराबर, तो बताओ करंट डेंसिटी आई अपॉन एरिया, आई बताओ कितना है, 2 पाई अपॉन एरिया, बोलो चलो एरिया, रेडियस दिया है। तो बताओ एक कंडक्टर, ये मान लो कंडक्टर है, इसकी रेडियस अगर हमें r दी है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। करंट डेंसिटी ये हो जाएगा 2 अपॉन आर स्क्वायर, आर देखो 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये देखो बेटा 10⁻⁶ ऊपर चला गया 10⁻⁶,
अपॉन नीचे क्या बचा 2, देख लो क्या यही आ रहा है। और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, J बराबर 5 इंटू 10 की पावर 5। अरे इसको मैंने ऐसे लिख दिया 10 इंटू 10 की पावर 5, नो प्रॉब्लम। तो 2 से कटा तो ये 5 इंटू 10 की पावर 5 और ये आ गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, आ गई करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी निकल आई बेटा। और अगर करंट डेंसिटी आ गई तो रो बराबर E बाई जे। तो देखो यहाँ से रो आ गया E बाई जे। और E बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 250 और यहाँ J हो गया 5 इंटू 10 की पावर 5। देख लो 250 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 5, तो ये हो गया हमारा देखो 5 इंटू 10 की पावर -4 और इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। 5 इंटू 10 की पावर -4 ओम मीटर। नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर, राइट। कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो बेटा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए, इसे मैं रब कर रहा हूं। सवाल लिखिए, ए पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन लिखो बेटा, ए पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, ए पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट इज अप्लाइड, ए पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट इज अप्लाइड between the end of a conductor, a potential difference 50 volt is applied between the end of a conductor, between the end of a conductor of length 100 meter, of length 100 meter, उस कंडक्टर की लेंथ क्या है 100 मीटर, एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम, एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ठीक है, फुल स्टॉप वाले लिखिए, द कंडक्टर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, पूरे कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है। देन फाइंड टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, then find total linear momentum of electron, then find total linear momentum of electron। तो ध्यान दीजिए, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, टोटल। तो हमने मान लिया टोटल इलेक्ट्रॉन n और एक इलेक्ट्रॉन का मास m और उसकी वेलोसिटी है bd, ड्रिफ्ट स्पीड। n हमने माना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं? V दिया है, R दिया है, तो बताओ करंट बराबर V बाई आर, क्योंकि कंडक्टर है ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, तो I हो गया V बाई आर। तो ये देखो 50 अपॉन 0.5, ये कितना आ रहा है 100 एम्पियर। ध्यान से देखना, करंट आ गया 100 एम्पियर। ठीक, अब देखो हमारे पास ये कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर था, इसकी लेंथ L थी, हर जगह एरिया क्रॉस सेक्शन ए था। हमने ऐसे एक 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था 50 वोल्ट का, तो इसमें करंट, इधर ऐसे करंट जाने लगा कितना 100 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ ड्रिफ्ट करने लगे बीडी स्पीड से,
तो एक इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m मान लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा m इंटू बी डी, और हमने मान लिया कि टोटल इलेक्ट्रॉन n है, तो टोटल मोमेंटम हो गया n m बी डी। चलो भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएं, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएं, तो जरा जवाब दो मुझे। हमने माना था स्मॉल n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम कितना है a इंटू एल, तो a इंटू एल ये होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, और ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और ये ड्रिफ्ट स्पीड। याद करो यहाँ पे स्मॉल n को बोलते थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये लिखा है टोटल वॉल्यूम। तो उस कंडक्टर के वॉल्यूम से हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर दिया। तुमको सर इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा ये टोटल मोमेंटम। देखो भाई फ़ायदा होगा, गौर से देखिए, करंट का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो। अच्छा इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, एन ए बी डी को अंदर कर दे रहे हैं, मास और लेंथ को बाहर कर देना है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखो फायदा हो गया। करंट हमने पढ़ा था I इक्वल टू एन ई ए बी डी, ये पढ़ा था हमने, और करंट देखो बेटा हमें पता है, तो एन ए बी डी को हम पूरा हटा सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए एरिया, बी डी को हम पूरा हटा सकते हैं I अपॉन ई से। ये एन ए बी डी को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, ये हमको बेटा नोन था, अरे अभी तो पढ़े हैं आज, यहाँ रख दो। तो टोटल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, सारे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एन ए बी डी की जगह आ गया I अपॉन ई, और ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू लेंथ। अब देखो सब पता तुम्हें, I पता, E पता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता, लेंथ ऑफ कंडक्टर पता। I देखो 100, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg में रखा। लेंथ देखो कितनी 100 मीटर, और ये देखो E होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये वैल्यू सॉल्व करिए, आप करिए जल्दी से, मुझे आंसर बताइए। क्या ये सॉल्व होने पर 5.6 10 की पावर माइनस 8 और ये kg मीटर पर सेकेंड, ये हमने उस कंडक्टर में जितने भी टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सबका टोटल मोमेंटम कैलकुलेट कर दिया है, राइट। इसे आप नोट कर लीजिए। तो हमने देखो कितना बढ़िया तरीके से, आई हमें पता था, हम आई के टर्म्स में ले आए रिजल्ट को, क्योंकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन अगर n मान लिए हमने, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एम बी डी है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम n इंटू एम बी डी हो जाएगा। लेकिन कैपिटल एन हमें पता नहीं था, हमें स्मॉल एन पता था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नोट करिए। राइट। तो आज की क्लास में जितने भी रिजल्ट आए, आप सारे रिजल्ट एकदम नोट करके, और आपको रिजल्ट प्रैक्टिस के साथ याद भी होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। लेकिन आज की क्लास में यहीं पे रोक रहा हूँ।